फैसले सख्त, हालात नाजुक, आवाम के लिए नई आजमाइश, माली वसाइल, ईंधन और कौमी चैलेंजेस, हर पहलू से गौर। सदर मुमलिकत से 3 वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात। ईंधन बहरान पर वफाकी हुकूमत के बड़े फैसले ज़ेर गौर। नुडेरा हाउस में अहम सियासी क़यादत का मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो जरदारी और मुराद अली शाह भी मुलाकात में शरीक। ईंधन बचत के लिए सख्त इक़दाम की तैयारी। वफाकी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को एतमाद में ले लिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइए क्या तफसीलात हैं? जी हाँ, देखिए ये बहुत अहम सियासी डेवलपमेंट है कि गुज़िश्ता रोज़ सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से नो-डेरो हाउस में 3 वफाकी वज़रा ने खुसूसी मुलाकात की है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब खान और वज़ीर पेट्रोलियम ने ये मुलाकात खुसूसी तौर पे वफाकी हुकूमत के उन इक़दामात के बारे में किए हैं जो वफाकी हुकूमत अब करना चाह रही है तवानाई बचाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो ये ख़ित्ते की सूरत हाल है उसमें पेट्रोलियम बचाने के लिए जो वफाकी हुकूमत इक़दाम करने जा रही है, उसमें सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से एक तजवीज़ इस पर जो बात हुई उसमें ये भी है कि कम अज़ कम हफ़्ते में 1 दिन का जो है लॉकडाउन किया जाए और पेट्रोलियम बचाने के लिए मज़ीद सख्त से सख्त फ़ैसले किए जाएँ ताकि ईंधन की बचत हो सके। बताया गया है कि 25 मार्च को वफाकी हुकूमत एक इजलास करने जा रही है, यानी कल ये इजलास जो है वो मुतविक़ है इस्लामाबाद में, जिसमें वफाकी हुकूमत सख्त फ़ैसले करने जा रही है। ये जो मुलाकात हुई है नो-डेरो हाउस में, उसमें सदर ममलिकत के हमरा पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सिंध हुकूमत को एतमाद में लेने की कोशिश की गई और सदर ममलिकत को एतमाद में लेने की कोशिश की गई। उनको वफाकी हुकूमत के तमाम इक़दामात और फ़ैसलों के बारे में आगाह किया गया, एतमाद में लिया गया। ज़राए का कहना है कि सिंध हुकूमत ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि वफाकी हुकूमत जो भी फ़ैसले करेगी सिंध उसमें अमल करेगी, लेकिन ख़ास तौर पे जो कारोबार बंद करने वाला नुक्ता है उस पर ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और उन्होंने कहा है कि इस मामले में वफाकी हुकूमत जो है सिंध हुकूमत का साथ दे ताकि मिलकर जो कराची या सिंध के बड़े शहरों की जो ताजर बिरादरी है उनसे मुलाकात की जाए। कारोबार बंद करने के हवाले से हिचकिचाहट का शिकार है, ये कहना था वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का। अलबत्ता मजमूई तौर पे इन तमाम बातों पर इत्तफ़ाक़ किया गया और सदर ममलिकत ने भी ये कहा है कि वफाकी हुकूमत जो फ़ैसले करने जा रही है वो यकीनन मुल्क के भले में है, वो यकीनन ऐसे फ़ैसले हैं जो मुल्क में तवानाई या मुल्क में ईंधन बचाने के लिए, पेट्रोलियम बचाने के लिए इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रख के सख्त फ़ैसले अगर करने पड़े तो सिंध हुकूमत भी इसमें साथ दे। तो लिहाजा सूबाई हुकूमत ने इन तमाम फ़ैसलों पे जो है अपने हिमायत का यकीन दिलाया है ज़राए के मुताबिक। अब देखना ये है कि कल जो इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत का वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास होना है, उसमें क्या फ़ैसले तय होते हैं। आजिज़, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं कि जिस तरह लॉकडाउन का जो है सामने आ रहा है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए कोरोना की तर्ज का, तो इससे यकीनन बच्चों के जो तालीमी निज़ाम है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, तो ये आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन जो है वो कितने अरसे तक लग सकता है? क्योंकि अभी तो 1 हफ़्ते का कहा जा रहा है, ये मज़ीद भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है। जी देखिए, सूरत हाल बुनियादी तौर पे ये देखा जाए तो आलमी सूरत हाल है, जो ख़ित्ते की सूरत हाल है पाकिस्तान में भी उसका एक अहम किरदार है। ज़ाहिर है कि ईरान, अमेरिका, इसराइल जो जंग चल रही है और जो पेट्रोलियम का बहरान है उससे पाकिस्तान भी इस वक्त दोचार है। तो ये एक तजवीज़ है कि जिस तरह कोरोना में मुकम्मल लॉकडाउन था, उस तरह हफ़्ते में 1 रोज़ कम अज़ कम जुमे के रोज़, चूँकि आपको याद होगा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने 3 दिन वैसे ही 2 दिन छुट्टी की है और तीसरा दिन जो है वर्क फ्राम होम का ऐलान किया हुआ है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार ये 3 दिन वैसे ही छुट्टी में काउंट होते हैं, तो मुमकिन है इन 3 दिनों में से 1 दिन ऐसा हो जिसमें मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, जिसमें वर्क भी बंद होगा, छुट्टियां भी होंगी, स्कूल भी बंद होंगे और मुकम्मल तौर पे इस हद तक सोचा जा रहा है कि पूरा ट्रैफिक जो है वो बंद किया जाए। ज़ाहिर सरकारी मशीनरी बंद होगी, दफातर बंद होंगे,
तो यकीनन ट्रैफिक भी कम होगा या बंद हो जाएगा। तो इस वजह से पेट्रोलियम का जो बहरान है उससे निमटने की एक ये तजवीज़ है। अलबत्ता ये फ़ैसला हमें सिंध हुकूमत के ज़राए ने बताया है कि ये फ़ैसला जो है वफाकी हुकूमत को करना है और सिंध हुकूमत को उसको फॉलो करना है। अब देखना यह है कि जो वफाकी हुकूमत फ़ैसला करेगी तो वो सिर्फ सूबा सिंध के लिए या सिर्फ शहर कराची के लिए नहीं होगा, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक जैसा फ़ैसला होगा, यूनानिमस फ़ैसला होगा। जो अगर एक हफ्ते में एक दिन का लॉकडाउन होगा तो वो पूरे पाकिस्तान में होगा, फिर यकीनन कराची में भी होगा। जी आजिज़ बताइएगा, ताजिर बिरादरी की जानिब से क्या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सामने आ रहे हैं? हाँ, इसमें एक ही अहम बात है। मैं आपको याद दिलाऊं कि इससे कबल भी जब ये 3 दिन छुट्टियों का ऐलान हुआ था तब भी ताजर बिरादरी से एक मुलाकात हुई थी। यहाँ पर भी सिंध हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने ताजर कम्युनिटी से मुलाकातें की थी और इस्लामाबाद में भी एक मुलाकात की थी। लेकिन ताजर बिरादरी ने यहाँ और वफाक दोनों में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि कम अज़ कम कारोबार बंद ना किया जाए, चूँकि उन दोनों में एक अहम बात ये थी कि ईद का मौका था और सिंध हुकूमत ने बाकायदा ये ऐलान किया था चूँकि ईद का मौका है और ईद का सीज़न जो होता है वो कारोबारी सीज़न होता है, लिहाजा इस वजह से हम कारोबार बंद नहीं कर रहे। तो अब ईद का सीज़न गुज़र चुका है, तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का ऐलान करती है हफ़्ते में एक रोज़ तो यकीनन ताजर बिरादरी को एतमाद में लिया जाएगा। और अब चूँकि ईद भी नहीं है तो मुमकिन है कि ताजर बिरादरी को भी इस बात पर राज़ी किया जाए कि एक दिन के लिए, हफ़्ते में एक दिन के लिए वो अपना कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखें। आजिज़, इसमें अभी आपने लॉकडाउन की बात की है, तो अगर लॉकडाउन लग जाता है तो कौन कौन से SOPs का जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा? मेरा ख़्याल है कि इसका वफाकी हुकूमत को एक SOP बनाना पड़ेगा, उसको ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अलबत्ता हमें तजर्बा जो है कोविड के ज़माने में, कोरोना वायरस के ज़माने में हमें एक लॉकडाउन का तजर्बा है। अगर कोरोना जैसा लॉकडाउन होता है फिर उसमें तो यही होता है कि ट्रांसपोर्ट भी बंद होती है, कारोबार भी बंद होता है, सरकारी और प्राइवेट दफातर भी बंद होते हैं। प्राइवेट दफातर को ज़्यादा से ज़्यादा ये इजाज़त होती है कि वो वर्क फ्राम होम करें। अगर ये एक दिन का लॉकडाउन होता है तो उसमें प्राइवेट दफातर, इवन बैंक्स तक भी ये होगा कि वर्क फ्राम होम होगा और बाकी पूरा कारोबार बंद हो। अगर कोरोना जैसे मैंने कहा कि लॉकडाउन होता है तो फिर कारोबार भी बंद होगा, ट्रांसपोर्ट भी बंद होगा, दफातर भी बंद होंगे और यूँ समझें कि एक दिन के लिए पूरा निज़ाम ठप होगा। जी ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ डिफेंस फेज़ 5 में ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। हादसे में एक नौजवान जहां बाक और दूसरा जख्मी हो गया था। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा। बिल्कुल, गुज़िश्ता शाम जो है वो डिफेंस फेज़ 5 का मकाम था जहां पर एक हादसा पेश आया। पहले जो है वो बताया जा रहा था कि नामालूम गाड़ी की टक्कर से यह हादसा पेश आया जिसमें एक नौजवान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया था, जिसकी शनाख्त जो है वो 17 साल तनवीर के नाम से हुई थी। लेकिन अब जो है वो सूरत हाल वाज़े हो गई है और CCTV फुटेज ने जो है वो सूरत हाल को वाज़े कर दिया है। फुटेज में देखा जा सकता है कि जो CCTV फुटेज सिटी 21 ने हासिल करी है उसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि एक गाड़ी आती है और तेज़ रफ्तार गाड़ी होती है, उसके पीछे से मोटरसाइकिल तेज़ रफ्तारी से आ रही होती है। ये वो मकाम था, इसी मकाम से आ रही होती है गाड़ी और जैसी वो गाड़ी इस यू टर्न से कोशिश करती है जाने की तो पीछे से जो तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल आती है वो उस गाड़ी से टकराती है और मोटरसाइकिल सवार जो है वो पिछली सड़क पर गिर जाता है। जी, जो CVO की जानिब से ये रोड आ रहा है और ये डिफेंस में दाखिल हो रहा है, वहाँ से जो है वो मुबारक मस्जिद के पास वो नौजवान इस जानिब गिरता है और उसके जो पीछे से गाड़ी आती है वो अचानक वहाँ पर लग जाती है। जैसी वो गाड़ी यहाँ पर लगती है उस पर पीछे से जो गाड़ी आती है वो उस पर चढ़ जाता है और उसमें मोटरसाइकिल पर 2 अफराद सवार थे। एक जो है वो शदीद ज़ख्मी होता है और एक मौके पर ही दम तोड़ जाता है। उसके बाद गाड़ी आगे जाती है, गाड़ी में से एक शख्स भी उतरता है। फिर CCTV फुटेजेस में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि उसमें कुछ लोग यहाँ पर जमा होते हैं, फिर उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन 17 साल जो तनवीर है वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ जाता है, उसकी लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाता है। जबकि एक और जो नौजवान है उसको जो है वो भी इस वक्त वेंटिलेटर पर है और ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। ये पूरा रोड है और जो है वो CCTV फुटेजेस ने ये वाज़े किया है कि हादसा
किस तरीके से पेश आया है, वरना इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू काम ये बता रहे थे कि हादसा जो पेश आया है वो नामालूम गाड़ी की टक्कर से पेश आया है, लेकिन CCTV फुटेजेस ने सूरत हाल को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कर दिया है। अब मज़ीद भी पुलिस तहकीकात कर रही है और चेक किया जा रहा है, लेकिन इब्तदाई CCTV फुटेजेस की मदद से ये लगता है कि मोटरसाइकिल सवार जो था वो बहुत तेज़ी में थे। जैसी गाड़ी ने यू टर्न लेने की कोशिश की है वो गाड़ी से टकराए हैं और गाड़ी से टकराने के बाद दूसरे रोड पर गिरे हैं और दूसरे रोड पर गिरने वाली से जो गाड़ी थी, पीछे से जो आने वाली गाड़ी थी, उसने उनको हिट किया है, जिसके नतीजे में मौके पर ही जाँ बहक हो गया। पुलिस वाक़े के हवाले से मज़ीद भी तहकीकात कर रही है। नौजवान की शनाख्त जो है वो 17 साल तनवीर के नाम से हुई थी, जबकि दूसरा जो नौजवान है वो इस वक्त भी ज़िंदगी और मौकश में निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। जी। सिंध हाई कोर्ट में असासा के टाइम स्केल खत्म करने और इजाफी मराहत की वापसी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने असासा की तनख्वाहों और पेंशन से कटौती रोकने का हुक्म दे दिया। महकमे खजाना समेत दीगर फरीकैन को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया और हुक्म इम्तना जारी करते हुए नोटिस भी जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़। मुख्तलिफ टीचर्स हैं जो कि ग्रेड 9 में भर्ती किए गए थे, जिसमें ड्राइंग टीचर, फ़िज़िकल जो है वो स्पोर्ट टीचर और दीगर कैडर के जो है अदर कैडर के टीचर्स जो हैं भर्ती किए गए थे और मरहलेवार उनको तरक्कियाँ दी गई थीं, जबकि ग्रेड 17 से लेकर ऊपर तक उनको तरक्कियाँ दी गई थीं। लेकिन महकमा फ़ाइनेंस की जानिब से उनकी तनख्वाहों में कटौती और पेंशन में कटौती से मुतल्लिक लेटर जारी किए गए। उसके बाद अदालत में दोनों लेटर चैलेंज किए गए हैं। आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस अदनान करीम मेमन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। वहाँ पर अदालत ने आज असातिज़ा के टाइम स्केल ख़त्म करने और दी गई इजाफी मराहत वापस लेने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दी है। अदालत ने असातिज़ाओं की तनख्वाहें और पेंशन से जो कटौती थी उसको फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने महकमा तालीम, फ़नांस और दीगर को नोटिस भी जो हैं वो जारी कर दी हैं। इसमें इससे कबल भी अदालत ने काफ़ी असातिज़ा के केसेस में दरख्वास्त पर फैसला सुनाया था, जिस पे वकील दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अदालती फ़ैसले की तशरीह जो है वो गलत की गई है। लिहाजा अदालत ने इस मुतल्लिक दीगर दरख्वास्तों के साथ जो है इस दरख्वास्त को भी यकजा करने का हुक्म दे दिया है। आइंदा समाअत पर महकमा तालीम, महकमा ख़जाना दीगर से जवाब तलब कर लिए। जी। गुलिस्तानी जौहर में शहरी के कत्ल का मुकदमा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। जौहर में शहरी के कत्ल का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा अदालत से रिलीफ लेने में कामयाब हो गया है। फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्जिम की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला सुनाया गया है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है और अदालत ने मुल्जिम को 1 लाख रुपये के ज़मानती मचल के भी जमा करवाने का हुक्म दिया है। साथ ही जेल हुक्म को ख़त इरसाल कर दिया कि मुल्जिम अगर किसी और मुकदमे में नामज़द या मतलूब नहीं और वो ज़मानती मचल के जमा करवा देता है तो उसे रिहा कर दिया जाए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम जो है वो कत्ल में मुलव्विस है और इसके खिलाफ तफ्तीश जारी है। मुल्जिम के खिलाफ गुज़श्ता साल थाना गुलिस्तान जौहर में ये मुकदमा किया गया था। जी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटरीट का दौरा। न्यू सेक्रेटरीट में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जदीद बनाने की हिदायत जारी की गई हैं। तुगलक हाउस में और ओल्ड सेक्रेटरीट का भी दौरा किया गया है। मुख्तलिफ महकमों के दफातर और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, अपडेट कीजिएगा दौरे के मुतालिक। जी हाँ, जैसे कि ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज पहला वर्किंग डे था, तो वज़ीर आला ने अपनी कार्रवाई करते हुए सिंध सेक्रेटरीट का अचानक दौरा किया। तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने जो है उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध ने न्यू सेक्रेटरीट में ज़ेर तामीर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी मुआयना किया और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जदीद बनाने के लिए अहकामात भी दिए। उन्होंने न्यू सेक्रेटरीट के अलावा तुगलक हाउस जो ओल्ड सेक्रेटरीट है उसका भी दौरा किया। एक्साइज डिपार्टमेंट और महकमा तालीम के दफातर का जायजा लिया। सेक्रेटरी तालीम ने वज़ीर आला सिंध का वहाँ पे इस्तकबाल किया और अपने कामों के बारे में एक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी माइंड एंड मिनरल के दफातर का दौरा किया, PND के दफ्तर का दौरा किया और नए तामीर शुदा जो है कमेटी रूम का मुआयना किया। सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम के दफ्तर का भी दौरा किया। सेक्रेटरी महकमा एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के दफ्तर का भी दौरा किया।
मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज के दफातर को देखा और तमाम सूबाई सेक्रेटरीज अपने दफ्तरों में मौजूद थे। ये एक बड़ी बात थी। दफातर से गैर हाजिर मुलाजमीन पे वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुलाजमीन को हर सूरत में हाजिर रखा जाए और तगुलक हाउस में जो तामीराती मरम्मती काम जारी है उसका भी इन्होंने जो है मुआयना किया। इसके बारे में वज़ीर आला सिंध को एक ब्रीफिंग दी गई और उन्होंने कहा है कि अवाम के मसाइल हल करने के लिए तमाम महकमों को बेहतर अंदाज में काम करना चाहिए। स्टाफ अपने फ़राइज़ खुश उसलूबी से अंजाम दें, वक्त पर दफ्तर पहुँचे। ये कहना था वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का। ठीक है आजिज़ जमाली, आपका शुक्रिया। कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट कंटेनर्स की मुंतकली का सिलसिला जारी। केपीटी ने 1 मार्च से 24 दिनों के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। मजमूई तौर पर 8313 कंटेनर्स की हैंडलिंग मुकम्मल। कराची पोर्ट ने ट्रांसशिपमेंट में अहम कामयाबी हासिल की है। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कराची पोर्ट ट्रस्ट की जानिब से कामयाबी के साथ कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट का सिलसिला जारी है और केपीटी की जानिब से 1 मार्च से अब तक यानी कि 24 दिनों में जितने कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट की गई है उसके अदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं और केपीटी की जानिब से बताया गया है कि 1 मार्च से अब तक तकरीबन 8313 कंटेनर्स की मुख्तलिफ जो टर्मिनल्स है उस पर मजमूई तौर पर जो है ये ट्रांसशिपमेंट की गई है, जिसमें से KGL जो टर्मिनल है उस पर तकरीबन 1200 कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट की गई। KICC पे तकरीबन 1827 कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट की गई और सबसे ज़्यादा जो कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट देखने में आई वो है SAPTL, जहाँ पर तकरीबन 5286 कंटेनर्स की ट्रांसशिपमेंट की गई। जी ठीक है वसीम, आपका शुक्रिया। ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में इजाफे को खुशाइन करार दे दिया। एसोसिएशन के चेयरमैन SM अदनान कहते हैं लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को महंगा करना अच्छा फैसला है, इकदाम से आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन है जिसे हाई ऑक्टेन फ्यूल कहते हैं उसकी कीमतों में इजाफा किया गया है। बिलखुसूस लेवी जो है वो बढ़ाई गई है। इस इकदाम को कैसे देखते हैं? ताजिब बिरादरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SM अदनान जो कि चेयरमैन है ऑल कराची मार्बल इंडस्ट्री एसोसिएशन के। क्या कहेंगे इस हवाले से? हाई ऑक्टेन जो फ्यूल है वो महंगा किया गया है, लेवी जो है तकरीबन 200 रुपये का इजाफा है उस पर। जी बिल्कुल वसीम भाई, ये जो लग्जरी गाड़ियों के ऊपर जो हुकूमत ने जो है ये इसका दिया है और ये मैं बोलता हूँ अच्छा इकदाम है, क्योंकि इस पे जो है बिजनेस कम्युनिटी को जो है वो फ़ायदा ही है, क्योंकि हमारे पास मेन ये डीजल है। महंगाई जो है वो इसके ऊपर जो है हुकूमत अगर इतना में अमली बना रही है, जंग के आपको पता है समय है और तमाम जो है मुल्क डिस्टर्ब है, तो उसकी जो इकदार बनाई है, एक हिकमत अमली बनाई है हुकूमत ने, अच्छी बनाई है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अफोर्ड कर सकता है उसके ऊपर अगर बटन डाला जाए तो मुल्क की मैशियत भी नहीं बैठती। आपको पता है कि डीजल और अगर बड़ी गाड़ियों के ऊपर हो तो किराया और आपको पता है ट्रांसपोर्ट के ऊपर जितने भी मामला हैं, अगर ट्रांसपोर्ट की सूरत के ऊपर होगा तो आपको पता है कि फिर तमाम महंगाई अभी बोझ जो है वो आवाम बर्दाश्त नहीं कर सकते है। जी बिल्कुल, आवाम जो है वो महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से इस बार आवाम पर बोझ नहीं डाला गया है। सिर्फ और सिर्फ लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल करने वाला जो तबका है उसके ऊपर जो है वो ये बोझ डाला गया है, लेवी जो है वो उसमें इजाफा किया गया है और इस इक़दाम को ताजिब बिरादरी की जानिब से जी। शहर में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्दिया उस्मा कराची का अहम इक़दाम। एक बार फिर शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। महकमे फायर ब्रिगेड की जानिब से पहले मरहले में सनती इलाकों का रुख किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब। और जी बिल्कुल, शहर में आतिशज़दगी के वाक़यात की रोकथाम के लिए बल्दिया उज़्मा कराची का अहम इक़दाम जो है वो सामने आया है। बल्दिया उज़्मा कराची ने एक बार फिर से शहर में फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो शुरू करने का फैसला जो है वो कर लिया है। पहले मरहले में कराची के सनती इलाकों का फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो किया जाएगा। बाद शहर के कमर्शियल इमारतें हैं उनका फायर सेफ्टी ऑडिट जो है वो किया जाएगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर बाकायदा तौर पर महकमा फायर ब्रिगेड ने अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया है, जिसके तहत जल्द शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायर सेफ्टी ऑडिट को यकीनी बनाया जाएगा। तमाम तर मामले पर तर्जुमान
बल्दिया उज़्मा कराची कहते हैं कि शहर में बढ़ते हुए आतिशबाजी के वाकयात को देखते हुए फायर सेफ्टी ऑडिट दोबारा जो है वो शुरू करने का फैसला जो है वो किया गया है। गुज़िश्ता दिनों भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद अहम इमारतें हैं, उनके मालिकान को बाकायदा तौर पर फायर सेफ्टी का इंतजाम ना करने पर जो है वो नोटिस जो है वो जारी किए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ सनती इलाकों में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। ताहम अब जो है ये चेक किया जाएगा कि जिन कंपनीज ने फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल नहीं किया उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में एक बार फिर से बल्दिया उज़्मा कराची ने फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू करने की जो है वो तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं, जिसके तहत आइंदा आने वाले दिनों में फायर सेफ्टी ऑडिट के जरिए जो कंपनियां सनती इलाकों में मौजूद फैक्ट्रियां फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। जी, यहाँ आपको अपडेट करें कि इलेक्ट्रिक ने सैयद ताहा को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। सैयद ताहा 15 अप्रैल 2024 से के इलेक्ट्रिक की क़यादत संभालेंगे। सैयद ताहा पीएसओ के मुताबिक साबिक एमटीओ और सीईओ रह चुके हैं। के इलेक्ट्रिक ने स्टॉक एक्सचेंज को भी मालूमात फराहम कर दी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जय अशरफ, अपडेट कीजिए। देखा जाए कराची के वाइड पावर यूटिलिटी के इलेक्ट्रिक ने जो सैयद ताहा को जो है कंपनी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है। सैयद ताहा फरवरी 2020 से पीएसओ के एमडी और सीईओ के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। क्रिएटिक ने अहम मालूमात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर होल्डर को दे दिए खत लिखकर, और जिसमें कहा गया कि क्रिएटिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सैयद ताहा को जो है 15 अप्रैल 2026 से कंपनी का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर किया है। सैयद ताहा ने जो है अदीब अहमद की जगह दी है, जो अबूरी तौर पर सीईओ थे। और यहाँ जो बताया गया है कि सैयद ताहा इंजीनियरिंग की डिग्री के हामिल हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से फाइनेंस में एमबीए कर चुके हैं। तफसीलात में ये भी दिया कि इससे कबल सैयद ताहा जो है ओएसएस एनर्जी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। सैयद ताहा नाइजीरिया की पोर्ट हार्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस की क़यादत भी की है। साथ ही सैयद ताहा ने जो है पहले के इलेक्ट्रिक में चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दी हैं और मुख्तलिफ इदारों में जो है सीनियर ओहदे पर फाइज रहे हैं। सैयद ताहा ने जो है शहर पाकिस्तान कैलटेक पाकिस्तान में भी काम किया और स्टील इंडस्ट्री का तजुर्बा भी रखते हैं। और ये भी बताया कि सैयद ताहा की तकरीरी के इलेक्ट्रिक की क़यादत में हालिया तब्दीली के दौरान हुई है, जब मोमिन सरवी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। ठीक है, शिफान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, शहरी कायद में फलों की सरकारी और बाजार की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क बरकरार। केला सरकारी कीमत 148 के बजाय 200 रुपये दर्जन फरोख्त। सेब की सरकारी कीमत 374 रुपये किलो मुकर्रर, लेकिन 450 रुपये किलो बेचा जा रहा। चीकू 91 रुपये के बजाय 150 रुपये किलो में दस्तियाब। फलों की कीमतों से आगाह कर रही हैं रमशा इस्माइल। फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी जो है वो वाज़ेह फ़र्क बरकरार है। अगर हम बात कर लें केले की सरकारी कीमत की तो ये है तकरीबन 148 रुपये, बाजार में 200। जबकि हम गोल्डन सेब की बात कर लें तो उसकी सरकारी कीमत 374 रुपये है, ये भी तकरीबन 450 रुपये तक में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। पपीते की बात कर लें तो इसकी सरकारी कीमत 192 रुपये है। इसके बावजूद जो है तकरीबन हम देख रहे हैं कि बाज़ारों में जो है तकरीबन 200 से 250 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि किलो 288 रुपये के बजाय 350 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ खरबूजा 47 रुपये के बजाय तकरीबन 70 से 80 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अमरूद भी तकरीबन 152 रुपये के बजाय जो है वो तकरीबन 200, जबकि चीकू भी जो है 91 रुपये के बजाय तकरीबन 150 से 200 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि तरबूज की बात कर लें तो ये भी तकरीबन जो है 138 रुपये के बजाय तकरीबन मार्केट्स में जो है वो 150 से तकरीबन 180 रुपये में जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के बाइस जो है वो फल महंगे बेचे जा रहे हैं। जी, रमज़ान और ईद गुजर गई, लेकिन शहरियों के बुनियादी मसाइल जूं के तूं हैं। लांढी कुरंगी के मकीन आज भी बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लांढी 36B में पानी का मसला संगीन हो गया। मकीन महंगे दामों टैंकर के जरिए पानी खरीदने पर मजबूर हैं। हमारी नुमाइंदा राबिल सदीद जो इस वक्त लांढी में मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राबिल। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी नंबर 5 36B में, और रमज़ान मुबारक भी गुजर गया और ईद उल फितर भी गुजर गई, लेकिन पानी जैसी नेमत से लांडी के मकीन अभी तक महरूम है। और इस वक्त भी मैं जो जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे पानी जैसी नेमत जो है वो मैसर नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे एक इलाका मकीन मौजूद है, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि पानी जो नहीं है वो कब से नहीं आ रहा और किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं? पानी तो तकरीबन 5-6 साल हो गए
रमज़ानों में ही बंद करा था पानी, उसके बाद से पानी नहीं आया यहाँ। और हम लोग तो ना भर के लाते हैं पानी, जहाँ भी मिल जाए वहाँ से भर के लाते हैं, अपना गुजारा करते हैं पीने का पानी। अच्छा, तो भाई आप लोगों ने कभी अपनी मदद आपके तहत कोई शिकायत दर्ज करवाई या कुछ करवाई कभी तक? बहुत कंप्लेनें करी हैं, बहुत कंप्लेनें करी हैं, सब कुछ करा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता मसला हल। ठीक है। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा है कि टैंकर वगैरह भी गुजर रहे थे, तो फिर टैंकर से तो जाहिर सी बात इतनी है तो आमदनी नहीं होती, एक आम आदमी की जितना मंडी में टैंकर निकालते हैं। हर आदमी टैंकर नहीं डला सकता, बस जिनकी गुंजाइश है वो टैंकर डला लेते हैं। बाकी ये छोटी गाड़ियां चलती हैं, इनसे हाइड्रेन में तो पानी है, लेकिन इलाके वालों के लिए पानी नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी कि हाइड्रेंट में तो पानी है लेकिन इलाके वाले को लिए पानी नहीं है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो लाइनें तो बिछाई गई हैं पानी की, लेकिन यहाँ पर पानी जैसी नेमत मैसर नहीं है। उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो लोगों को, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि टैंकर मंगवा लेते हैं और गुजारा भी कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा मुतवस्सित तबका है जो कि ना टैंकर नहीं दिलवा सकता, जो कि बाहर ख़रीद कर पानी पीना पड़ रहा है। और ये आप अलमिया देखें कि एक पानी जैसी नेमत भी इंसान को ख़रीद कर पीनी पड़ रही है। जी, मौसम पर बात करते हैं। कराची समेत सिंध भर में मौसम एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची में 25 मार्च को हल्की बारिश या बूंदाबांदी, जबकि 36 मार्च को कहीं कहीं तेज़ बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी अक्सा शेख। आज बिल्कुल शहर कैद के मौसम की अगर बात करें तो सुबह से ही हम देख रहे हैं मतलब जो है जुज़वी अबर आलूद है। बादल और सूरज की जो आग मचोली का सिलसिला है वो इसी तरीके से आज जारी है और इससे कबल भी हमने बारिश को एंजॉय किया। और अभी दिन के औकात में थोड़ा सा मौसम जो है वो गर्म महसूस किया जा रहा है, लेकिन सुबह के औकात में और रात में हल्की खुनकी भी महसूस की जाती है। अब आने वाले दिनों में मौसम जो है कैसा रहेगा, क्या होगा, बारिश होगी, दोबारा से जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है, तो कितने इम्कानात हैं बारिश होने के हम जानेंगे मौसमियात डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर से। अंजुम, आप हमें बताएगा कि जैसे कि रमज़ानों में पेशगोई की गई थी बारिश की और हमने बहुत तेज़ तूफ़ानी बारिशें देखी हैं, तो अब आने वाले दिनों में शहर कैद का मौसम कैसा रहेगा? जी देखें, एक मगरबी हवाओं का ताज़ा सिलसिला जो है वो आज शाम या रात गए जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में दाखिल होगा, यानी कि आप कह लें कि साउथ वेस्ट बलूचिस्तान में, जिसका इम्पैक्ट जो है सिंध के ऊपर जो है वो 25 तारीख की रात से आना शुरू होगा। और तवक्को इस बात की है कि 26 तारीख को कराची में भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और ये सिलसिला जो है वक्फे से 28 या 29 तक जारी रह सकता है। तो 27 तारीख के गैप के बाद दूसरा जो बारिश का स्पेल कराची में जो है वो 28 तारीख को नज़र आ रहा है। जैसा कि अगर आप बादल देखें तो इस वक्त जो सिस्टम है वो इस वक्त ओमान के और सऊदी अरब ईरान के इलाकों पर मौजूद है, जिसमें आपको फर्स्ट कोर ऑफ क्लाउड्स जो है वो ईरान के ऊपर नज़र आ रही है और उसके साथ साथ ये गल्फ़ ऑफ ओमान में है जो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में दाखिल होगी और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में सिंध के ऊपर हमें नज़र आएगा। अच्छा, बारिश के बाद जो है दर्जे हरारत में कोई तब्दीली मुतवक्के है? जी बिल्कुल, आप देखें कि मार्च का स्टार्ट हमने जो है शदीद गर्म देखा, जबकि दर्जा हरारत 38 तक पहुंच गया था कराची में। फिर जिस तरह बारिश हुई तो मौसम जो है दोबारा मामूल के मुताबिक आ गया और इस वक्त जो दर्जा हरारत है वह मामूल से 2 से 3 डिग्री कम चल रहे हैं और ये सिलसिला जो है इसी बारिश के स्पेल्स की वजह से जो है एंड ऑफ मार्च या स्टार्ट ऑफ अप्रैल तक इसी तरह खुशगवार रहेगा। 25 मार्च से लेकर 29 मार्च तक शहर कायद में मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ इम्कान है। जी, समुद्री माहौल को बचाने की जिद्दोजहद एक खातून का आज़म, मैंग्रोव्स के दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। कराची के साहिली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली अलमास ने माहौलियाती तब्दीली के ख़तरात को देखते हुए मैंग्रोव्स के दरख्तों की हिफाजत का बीड़ा उठा लिया। अपनी मदद आपके तहत नर्सरी कायम करके वो न सिर्फ पौधे लगा रही हैं बल्कि माहीगीरी के मुस्तकबिल को भी महफूज बनाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए अक्सा शेख की खुसूसी रिपोर्ट। मैंग्रोव के दरख्तों की हिफाजत के लिए अलमास मुतहरिक। रेरी गोट के कासमानी मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाली अलमास मैदान में फिशर फॉक फोरम के ताउन से नर्सरी पर काम जारी। रेरी गोट के कासमानी मोहल्ले की अलमास ने अपनी ज़िंदगी का मकसद समंदरी माहौल की हिफाजत को बना लिया। अलमास का कहना है कि मैंग्रोव साहिली इलाके की हिफाजत करते हैं, उससे माहीगीरी के बेहतर मौके मिलते हैं। मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम नर्सरी बना दें, क्योंकि मैंग्रोव जो है सबसे पहले फ़ायदों की बात करें तो मैंग्रोव जो है कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करने में बाकी जो है दरख्त से
10 गुना ज़्यादा काम करता है। उसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो मैंग्रोव है वो मछलियों को नर्सरी प्रोवाइड करते हैं। अलमास का कहना है कि मैंग्रोव्स का कटाव सिर्फ माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि ये माहीगीरों को भी मुतासिर करता है। जब ये दरख्त ख़त्म हो जाते हैं तो समंदरी माहौल में तब्दीली आती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो भी पानी चढ़ रहा है ऊपर, पानी जो है नमकीन हो रहा है, तो ज़्यादातर मैंग्रोव उसकी वजह से भी डैमेज हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो है मैंग्रोव जो बीज गिरते हैं, जब वो हाई टाइड में गिरते हैं तो वो फैल कर बहुत सारी जगहों पे चले जाते हैं, वहाँ वो ख़राब हो जाते हैं। बाहिम्मत अलमास की काविश को देखते हुए कहा जा सकता है कि लगन और जद्दोजहद के ज़रिए माहौलियाती तब्दीलियों को इंसानों के लिए साजगार बनाया जा सकता है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से